मॉर्निंग एवरीवन। क्या ये लोग तो आ गए भैया ये। चलिए इंडियन पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं। मालिक राधे राधे सभी को प्रणाम। नमस्कार पंकज जी। शुरू करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट 1। बहुत इजी यूनिट और इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से हमेशा कुछ ना कुछ पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन पार्टनरशिप, पार्टनर इन फर्म। सेक्शन नंबर 4 अपने को डिनोट करना है। सेक्शन नंबर 4 जो कि ये बता देगा कि वो बढ़ा लो व्यू। याद करना शुरू करें मेरे साथ साथ। पार्टनरशिप का रिश्ता क्या कहलाता है मालिक? इट इज द रिलेशन जो कि किसके बीच में किया गया है, बिटवीन पर्सन्स। मतलब एक से ज्यादा होने चाहिए कि एक होना चाहिए? एक से ज्यादा होना चाहिए हमेशा। बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। करो इसको। तब तक मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप सुनते रहो थोड़ा सा। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है किसके बीच में? बिटवीन द पर्सन्स। टू और मोर होना जरूरी है क्या? और ये होगा हमेशा टू शेयर द प्रॉफिट्स, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये दोनों कंडीशंस हमको ध्यान रखनी है। म्यूचुअल एजेंसी बिल्कुल सही। जो व्यक्ति पार्टनरशिप में एंटर करते हैं इंडिविजुअली वो कहलाते हैं पार्टनर्स और कलेक्टिवली कहलाते हैं फॉर्म। दो अलग अलग स्थिति है। चलिए बहुत बढ़िया आज था। गुड, अच्छे कमेंट्स है मालिक। कल का मॉक टेस्ट सब लोगों का अच्छा रहा, धन्यवाद आप सभी का। ओके निपुणा मैं देख लेता हूँ आज। हाँ हर्षित जी, आज इस पे ले रहे हैं अपन, अब रोज इसी पे रहेगी। चलिए अब इसेंशियल एलिमेंट्स बोलो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कौन सा है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी के लिए क्या क्या बोलना है बताओ? सबसे पहला एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, ये ध्यान रखिएगा। एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट है। और पर्सन रिकॉग्नाइज बाय लॉ कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ये दो लाइन हम लिखेंगे, सफिशिएंट रहेगी, चलेगा। इससे ज्यादा की हमको जरूरत नहीं है। एक माइनर को पार्टनर मत बनने देना, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ ऑल वो क्या बन सकता है? बेनिफिशियरी। ये हम जानते हैं कि ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये वर्ड हम हमेशा लिखते आ रहे हैं। हाँ अभिनव जी लगभग यही लेवल रहता है। एग्रीमेंट कैसा होगा? इट मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और। एग्रीमेंट या तो एक्सप्रेस हो सकता है या इम्प्लाइड, है ना। तीसरी कंडीशन है हमारे पास बिजनेस एग्जिस्ट करना चाहिए। और बिजनेस में तीन चीजें शामिल है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। बोलो। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स में हम क्या बोल रहे हैं? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन इसेंशियल फीचर। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है कि अगर दो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो क्या वो पार्टनर है? हम बोलेंगे ये प्राइमरी, प्राइमा फेसी एविडेंस तो है, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस प्रूव करने के लिए हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी चेक की जाए। बोलो भैया, है ना। तो क्या क्या लिखना है? पार्टनर्स मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एनी मैनर दे चूज। एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेज इज नॉट एन इसेंशियल, ये भी हम जानते हैं। कई बार कोई व्यक्ति पार्टनर्स बन सकता है ओनली इन प्रॉफिट्स, पढ़ा है ना हमने ये, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। बोलो। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। ये लाइंस आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं बिजनेस मस्ट बी carried on by all the partners or any one or more, any one or more, any one or more of the acting for। सभी के लिए एक्ट करना है। इसी को हम बोलते हैं दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। कहने का मतलब देयर शुड बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मीनिंग अगर पूछ रहे तो हम क्या समझाएंगे? मैं जो करूंगा उससे दूसरे पार्टनर बाइंड होंगे, जो दूसरे पार्टनर करेंगे उससे मैं बाइंड होऊंगा। इंग्लिश वर्ड क्या लेंगे? बोलो। An act of one partner is in fact an act of all the partner। वापस से लाइन रिपीट करो, क्या लिखनी है? An act of one partner in fact the act of all the partners। और इसीलिए बोला गया each partner carrying on the
ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज, दोनों बताना है तो दो लाइन वापस से, एन एक्ट ऑफ वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ध्यान रखना आउट ऑफ द कोर्स से मुझे कोई मतलब नहीं है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इज इन फैक्ट द एक्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बोलिए मालिक सभी फटाफट से। और दूसरी लाइन जो हमको लेनी है वो क्या लेनी है, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, वो एजेंट कब माना जाता है, वो एजेंट है मतलब ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स, वो अगर एजेंट है इसका मतलब ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स, तो आई एम एक्टिंग एज एन एजेंट, और जब दूसरों से एक्ट से मैं बाइंड हो जाऊं इट मींस आई एम द प्रिंसिपल। तो लाइन कैसे लिखोगे इसको, ही इज एन एज ही कैन बाइंड द, एंड ही इज अ, किस एक्सटेंट तक, he is bound by the act of, he is bound by the act of other partners, तो फिर प्रिंसिपल, he can bound the others, he is an agent। तो म्यूचुअल एजेंसी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मेन वर्ड बोले, पहला वर्ड बोले भैया, सबसे इंपॉर्टेंट और पहला वर्ड, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बोलिए भैया, हाँ या ना। दूसरा बोलो, दूसरी लाइन, एन एक्ट ऑफ, इट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल, ये वर्ड लेना, इट इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का, ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। अब ठीक आ रही होगी भाई, कोई बात नहीं निपुण, अब अभी मैं टेक्निकल एरर नहीं देख पाऊंगा बेटा, ऐसा क्यों, वॉइस क्लियर है, मैं दिख रहा हूं आपको, चलिए मैं कोशिश करता हूं एक बार और, देखिए ओके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, क्या प्रूव करना है हमको ट्रू टेस्ट में, सबसे पहला, दो या दो से ज्यादा लोग पार्टनर माने जाए या नहीं, तो उसके लिए क्या देखना है, रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज एज शोन बाय द रेलिवेंट फैक्ट, ये लाइन इंग्लिश की है पूरी की पूरी एज इट इज, कभी भी मुझसे कोई पूछ लेगा दो लोग पार्टनर है कि नहीं, मैं बोलूंगा भाई सारे फैक्ट्स देखो, स्थितियां देखो, तो मैं बता पाऊंगा कि कोई पार्टनर है, कोई पार्टनर नहीं है। लाइन बोलो क्या लिखना है, सिंपल लाइन, इन डिटरमाइनिंग whether two or more person are partners in a firm or not, हम क्या बोल रहे हैं, रिगार्ड शाल बी हेड टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पर्सन, बिटवीन द पार्टनर्स या पार्टीज। और रियल रिलेशन कौन दिखाएगा, रियल रिलेशन एग्रीमेंट दिखा सकता है, रियल रिलेशन फैक्ट्स और सर्कमस्टेंस दिखा सकती है, इसलिए बोला गया एज शोन बाय द रेलिवेंट फैक्ट्स, ये दो वर्ड यूज करेंगे हम। एग्जिस्टेंस के लिए तीन कंडीशन है, पहला एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयर द प्रॉफिट्स एंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उसमें पहले दो पे दो दो लाइन लिखना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से क्रिएट होती है, बर्थ से नहीं, इट ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस, ये पहली लाइन हो गई, इसीलिए एचयूएफ के परिवार के लोग आपस में क्या पार्टनर्स कहलाएंगे ना, इसी तरह बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कभी भी पार्टनर आपस में नहीं होंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन essential element, it is only a prima facie and not conclusive evidence, ये दो लाइन यूज करनी है प्रॉफिट्स के लिए, बोलो वापस से, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन essential but it is only a prima facie evidence। तो अपन एग्जांपल ले सकते हैं, आपको मैंने जॉब पे रखा, मैंने बोला भाई ये 10,000 रुपए सैलरी प्लस जितना अच्छा परफॉर्म करोगे तो प्रॉफिट में 10% एक्स्ट्रा दूंगा, तो ये आप प्रॉफिट में हिस्सा तो ले रहे हो लेकिन आप मेरे पार्टनर नहीं हो। मैंने आपको लोन दिया बिजनेस करने के लिए, आपने पूछा इंटरेस्ट, मैंने कहा मत देना, आप खुश हो गए, मैंने कहा पर भाई मैं तेरे बिजनेस का 20% का प्रॉफिट का शेयर लूंगा एज एन इंटरेस्ट, मैं डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं लूंगा जब तक कि तेरा प्रॉफिट नहीं आ जाए। पता है क्या मैं पार्टनर हो गया, कि मैं लेंडर ऑफ मनी हूँ, लेंडर ऑफ मनी। सिमिलरली तीन पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, जिस पार्टनर की डेथ हुई उसके लीगल हायर्स वाइफ और बच्चों को, बाकी पार्टनर अभी भी प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं, तो क्या वो वाइफ और बच्चे पार्टनर हो गए। तो प्राइमा फेसी एविडेंस है भैया, ध्यान रखिएगा, माइनर को भी बेनिफिशियरी बनाया जा सकता है लेकिन वो पार्टनर नहीं होता, उसको प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हो आप कि नहीं दे रहे हो। तो फिर लाइन क्या आएगी, देखो एजेंसी वाला कंसेप्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज द कार्डिनल प्रिंसिपल
रीचिंग अ कंक्लूजन इन दिस रिगार्ड। अब देखो अंतर समझना, जब वो इसेंशियल एलिमेंट पूछ रहे थे तो हमने इस कहानी से आंसर शुरू किया था, कैरिड बाय ऑल, एनी ऑफ देम, म्यूचुअल एजेंसी, एक्ट, बाइंडिंग, ये पूरा शॉर्ट नोट आपको याद होना चाहिए। अब अभी यहाँ वो पूछ रहे हैं कि टेस्टिंग कैसी होगी, तो हमने पहली लाइन ये बोली कि एग्जिस्टेंस देख के टेस्टिंग होगी, थोड़ा सा वर्ड अलग करना। उसके बाद नीचे का पार्ट आप ऐसा लिख सकते हो जैसा यहाँ लिखा है, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। तो अंदर समझना पड़ेगा कि कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है। अब इस आंसर में अपन ने एग्जिस्टेंस को यहाँ बोला इज हेल्पफुल इन रीचिंग अ कंक्लूजन, इस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन था ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बताओ। क्वेश्चन का नेचर कैसा था, व्हाट इज द ट्रू टेस्ट, व्हाट इज द हाउ वी विल एग्जामिन की पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। तो क्वेश्चन चेंज हो गया, तो अपन ने भी आंसर को लिखा कि आखिरी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉफिट वाली लाइन में लिखा इट इज ओनली प्राइमा फेसी एविडेंस, साबित कर रहे हैं ना अपन, अब प्रूव करने की कोशिश चल रही है, बोलो भैया हाँ की ना। तो इस केस में अपन ने आंसर को लाइन बदल दिया, हालांकि ये वाली लाइन आप हमेशा यूज कर सकते हो, ये वाली लाइन का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये वाला, ये 4 लाइन आप किसी भी म्यूचुअल एजेंसी के आंसर में यूज हमेशा कर सकते हो। बोलिए भैया, कमेंट करें मालिक फटाफट से, कमेंट करें मालिक फटाफट से ही, बोलो। बोलिए मालिक फटाफट, दोनों आंसर आराम से देख लें किस तरह से फ्रेम करने। यस, तो ट्रू टेस्ट में ये वर्ड यूज करना, एग्रीमेंट में समझाना कि एग्रीमेंट से बनता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से क्रिएट होती है, स्टेटस से नहीं होती। प्रॉफिट वाली लाइन में लिखेंगे इसेंशियल एलिमेंट है लेकिन प्राइमा फेसी है ना। एचयूएफ वाला एग्जांपल यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, लाइक मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, पूरा इतना नहीं समझाना हो तो 6 नंबर में समझाना, ज्यादा पार्ट कौन सा समझाना, एजेंसी। ईच पार्टनर केयरिंग वाली लाइन आपको अच्छे से याद है ही, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक पार्टनरशिप है, ऐसा कंक्लूड करेंगे अपन। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ऐसा नहीं कि हर जगह एसेंशियल एलिमेंट लगा के आ जाओ, के वर्ड्स बदल देंगे, लिखना वही है लेकिन वर्ड बदल के। बोलिए मालिक फटाफट से, क्लियर है? ट्रू टेस्ट वाला पॉइंट ध्यान रखना। म्यूचुअल एजेंसी को इस तरह से भी समझाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो दादा, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये वाला, पहला वाला, कई बार आ जाता है एग्जाम में। कंपनी और पार्टनरशिप के पॉइंट्स देखेंगे, याद करेंगे अपन थोड़ा सा, यहीं से देख लो आप, भले स्क्रीन से देखिए भैया, सभी स्क्रीन पे देखिए। प्राइमा फेसी का हिंदी मतलब होता है अनूप जी प्रथम दृष्टया, एट द फर्स्ट साइड, जैसे हम बोलते हैं ना पहली नजर में ही प्यार हो गया, एट द फर्स्ट साइड, प्राइमा फेसी, जो दिखाई दे, प्रथम दृष्टया बोलते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन अब इससे ज्यादा बेटा रिवीजन लेक्चर में मैं दे नहीं पाऊंगा, रेगुलर में तो मैंने आधी घंटे समझाया इसको। पहला पॉइंट बोले लीगल स्टेटस बताएं, क्या फर्म और पार्टनर्स अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? नहीं, तो यहाँ पे बोलेंगे नो लीगल सेपरेट एंटिटी, जबकि कंपनी के केस में बोलो क्या है। हाँ फटाफट से इस पे डिफरेंस पे ध्यान दें, बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे आपको। पहला केस लीगल स्टेटस, पार्टनर और पार्टनरशिप का लीगल स्टेटस सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटी में, द फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी के लिए बोलो सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। दूसरा बोलो एजेंसी वाला पॉइंट मन से बनाओ, इन अ फर्म, मन से बोलो एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर, या कंपनी में बोलो अ मेंबर इज नॉट एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, बोलो भैया। तीसरा बोलो एक लीगल एजेंसी था, एक लीगल स्टेटस था, एक एजेंसी। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, फर्म प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट या टर्म्स, जबकि कंपनी के लिए ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो सच कंपल्शन, देयर इज नो सच कंपल्शन टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। बोलो कुछ हिस्सा जरूर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, व्हेन द कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड, मन से लिखना। फोर्थ बोलो एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, बोलो पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी, अनलिमिटेड, जबकि कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, बोलो कितनी है, लिमिटेड टू द अमाउंट, अमाउंट कितना, विच इज अनपेड ऑन शेयर्स। इन केस ऑफ गारंटी कंपनी कितनी लायबिलिटी एक्सिस्ट, बोलो क्या बोलोगे, मेन वर्ड, टू द एक्सटेंट या टू द अमाउंट फॉर विच मेंबर हैज एग्रीड, और वो भी कब, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। बोलो भैया, यहां तक ले लेना, हो जाएगा लायबिलिटी।
चलो तो 3 पॉइंट बोलो एलएपी में। पहला क्या था? लीगल स्टेटस। ए इज फॉर एजेंसी, पी इज फॉर प्रॉफिट, पी इज फॉर प्रॉफिट। बोलो आया ना। नेक्स्ट एक और अपन ने देखा, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। इसी के साथ मेन वर्ड एक और, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी को पार्टनर की प्रॉपर्टी माना जा सकता है क्योंकि ये क्या है? जॉइंट स्टेट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। बोलो ना। जबकि कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट होती है उसके मेंबर से, जबकि फर्म की प्रॉपर्टी में क्या बोला? ऑल द पार्टनर्स को ही जॉइंट स्टेट माना जाता है। बोलिए भैया। हेलो दीक्षा। द फर्म्स प्रॉपर्टी इज दैट विच इज द जॉइंट स्टेट ऑफ ऑल दी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेपरेट स्टेट ऑफ एनी ऑफ देम। जबकि यहाँ क्या बोला गया ना, कंपनी प्रॉपर्टी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स को ये कब वापस मिलती है? ओनली इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या जब कंपनी कैपिटल वापस कर दे, रिफंड ऑफ कैपिटल। बोलो भैया। बोलो है ना। अगला, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। क्या बोलेंगे? शेयर इन द पार्टनरशिप विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बिना सबसे पूछे तो हो ही नहीं पाएगा। जबकि कंपनी में बोलो कैन बी एज पर प्रोविजंस इन कंटेंट इन द, कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड के शेयर तो कहाँ कोटेड है? कोटेड ऑन द, उसका ट्रांसफर कैसा है? अनरेस्ट्रिक्टेड। तो मन से लिखना है। बोलते हैं अगला, लायबिलिटी, पार्टनर प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बोलो ये 3 वर्ड हो गए, एसएलपी, शेयर्स, लायबिलिटी और प्रॉपर्टी। तीनों असेट को रिप्रेजेंट करते हैं और लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आया मैनेजमेंट। बोलो क्या ऑल दी पार्टनर्स मैनेज कर सकते हैं? यस। जबकि यहाँ पर मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट एंटाइटल्ड टू। तो पहले 3 वर्ड बोलो, एलएपी। एल इज फॉर लीगल स्टेटस, ए इज फॉर एजेंसी, पी इज फॉर प्रॉफिट्स। देन हमने फिर 3 वर्ड बना, एसएलपी, शेयर्स, लायबिलिटी और प्रॉपर्टी। बोलो ना। फिर इसके बाद हम वापस एक वर्ड और बना लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ मैनेजमेंट कौन करेगा? ऑल दी पार्टनर्स अनलेस कॉन्ट्ररी एग्रीड। जबकि यहाँ पर कभी भी मेंबर पार्टिसिपेट अनलेस दे आर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स। बोलो अनलेस दे आर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स, ये ध्यान रखिएगा। चलो दादा, रजिस्ट्रेशन बोलो, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन इज, जबकि कंपनी कैन नॉट कम इनटू, जब तक कि क्या नहीं हो जाए? रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाए। तो ये हो गया एमआर, मिस्टर। अगला, वाइंडिंग अप, पार्टनरशिप डिसॉल्व की जा सकती है अगर सारे पार्टनर्स, पर कंपनी जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी इज आइदर वाइंड अप एंड इट्स नेम इज स्ट्रक बाय द आरओसी। तो वाइंड अप करने का पावर एनसीएलटी के पास है। शॉर्ट लिख देना एनसीएलटी। बोलो ना। बनाओ 3 पॉइंट। सबसे पहला क्या था? सबसे पहले 3 पॉइंट, लीगल स्टेटस, एजेंसी और, हाँ 3 था एलएपी, फिर था एसएलपी। ये हो गए। फिर इसके बाद आप मिस्टर बोल रहे हो, मैनेजमेंट और रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के साथ ही वाइंडिंग अप कर लो, डब्ल्यू। बोलो नंबर बता दो यहाँ पे, कैन नॉट एक्सीड 100। इसमें पार्टनरशिप में, वो भी कौन से सेक्शन से? 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो कंपनी में, प्राइवेट में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 200, नॉट लेस देन 2। पब्लिक में कितने हो सकते हैं? नॉट लेस देन 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। बोलो भैया। हाल फिलहाल पार्टनरशिप का कितना रेस्ट्रिक्शन है? नंबर ऑफ मेंबर्स और ड्यूरेशन। कंपनी कैसा ड्यूरेशन एग्जिस्ट करती है? परपेचुइटी। जबकि यहाँ पर कॉन्ट्ररी में आप बोल सकते हो डेथ, रिटायरमेंट कई बार किस में ले जाता है? डिसॉल्यूशन। तो है ना, क्लियर है? बोलिए भैया। नेक्स्ट, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो कम से कम 8-9 पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे अपन कंपनी और इसमें। नेक्स्ट बोले पार्टनरशिप और क्लब का अंतर। पहला तो डेफिनेशन, यहाँ पे डेफिनेशन पुटअप कर देंगे। बोलो इट इज एन एसोसिएशन जो किस लिए बनी है? एसोसिएशन किस लिए बनी है? फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स। एसोसिएशन अर्निंग प्रॉफिट्स कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। निर्भय जी अगर क्वेश्चन पूछे कि एनी 5 लिखो तो एनी 5, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 8 पॉइंट लिख के आ जाना।
क्लब भी क्या है, क्लब इज ऑल्सो एन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट अर्निंग द प्रॉफिट बट ऑफ प्रमोटिंग सम बेनिफिशियल पर्पस के लिए बनाया गया है। रिलेशनशिप, दे आर कॉल्ड पार्टनर्स, यहाँ पे बोलेंगे दे आर कॉल्ड मेंबर्स। पार्टनर इज एन एजेंट, जबकि यहाँ बोलेंगे नॉट द एजेंट। सिंपल है, एक तो एजेंसी वाला पॉइंट तो बना नहीं है डेफिनेशन के साथ हमेशा। इंटरेस्ट बोलो, यहाँ पार्टनर का क्या है, इंटरेस्ट है, जबकि मेंबर का प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट, आज ये मेंबर है नहीं भरेगा अगले साल सब्सक्रिप्शन तो बाहर तो ना। रिजोल्यूशन, पार्टनर अगर चेंज हुआ तो आपका एग्जिस्टेंस अफेक्ट हो सकता है, जबकि क्लब में मेंबर आते जाते रहते हैं। चेंज इन मेंबरशिप डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस। 4 पॉइंट बोले भैया। डेफिनेशन सबसे पहला डिफाइन कर देना, फिर रिलेशनशिप बोलो, फिर इंटरेस्ट, और आखिरी पॉइंट है इसका डिसोल्यूशन, DRID लो आंगी ना। चलो इसके बाद HUF और पार्टनरशिप में सबसे बड़ा अंतर तो क्रिएशन का ही है। पार्टनरशिप क्रिएट होती है हमेशा किससे, एग्रीमेंट से, जबकि HUF क्रिएट होती है हमेशा किससे, बाय स्टेटस, बाय क्रिएशन, इट्स क्रिएशन बाय बर्थ इन द फैमिली। आप अपने परिवार में बर्थ ले लोगे, उसका हिस्सा हो जाओगे। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस पार्टनरशिप और HUF का होता है, वो है इनका क्रिएशन कैसे होता है। पार्टनरशिप विल ऑलवेज बी क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। पॉइंट याद करते जाएं भैया, तो बाद में कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वापस मेहनत लग जाएगी। राइट इन द ज्वाइंट फैमिली इज क्रिएटेड बाय, यहाँ पे बोलना है नेसेसरीली बाय एन एग्रीमेंट, यहाँ बोलना है राइट क्रिएटेड बाय स्टेटस। दूसरा, डेथ ऑफ अ मेंबर नॉर्मली लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ, कि परिवार में किसी एक की डेथ डज नॉट गिव राइज टू द डिसोल्यूशन। नॉट पे ध्यान देना है। मैनेजमेंट, ऑल द पार्टनर्स कर सकते हैं, कैन टेक, आर एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड वर्ड ले लेना इसमें, ऑल द पार्टनर्स आर इक्वली एंटाइटल्ड। डिफरेंस का लेवल बढ़ाना, थोड़ा अच्छा करना, सिंपल तो लिख ही सकते हैं पे हमेशा, वर्ड्स पकड़ लोगे तो और अच्छा लेवल हो जाए। ऑल द पार्टनर्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप। इधर बोलो राइट ऑफ मैनेजमेंट जनरली वेस्ट इन द, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो इन HUF, करता है इज एंटाइटल्ड टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बोलो जो गवर्निंग मेल मेंबर या फीमेल मेंबर है कोई भी, तो करता ही करेगा। बोलो 3 पॉइंट। सबसे पहले हमने क्रिएशन देखा, फिर डेथ देखी, और फिर मैनेजमेंट देखा। तो ये जन्म है और ये मृत्यु है इसकी, बोलो ना, एक बर्थ है और एक डेथ हो गई, अगला मैनेजमेंट हो गया। बोलो अथॉरिटी टू बाइंड किसकी है, तो एवरी पार्टनर कैन बाइंड द फर्म, जबकि HUF में करता है मैनेजर ही बाइंड कर सकता है फैमिली बिजनेस में अदर मेंबर्स को। अंतर क्या लिखना, बोलो एवरी पार्टनर कैन बाइंड द फर्म बाय हिज एक्ट। इधर HUF में बोलो द करता और द हैज द अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड अदर मेंबर्स। तो लायबिलिटी पूरी तरह से इसीलिए किसके ऊपर आ जाती है, कर्ता के ऊपर। यहाँ लायबिलिटी बोलो कैसी है, यहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड सिर्फ किसकी है, कर्ता की। बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। बोलो भैया, तो पहला बोलो क्या करा हमने, बर्थ, क्रिएशन, फिर डेथ, फिर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ आई अथॉरिटी और लायबिलिटी। बोलो तो ये 3 पॉइंट हो गए, MLA, मैनेजमेंट, लायबिलिटी, अथॉरिटी। तो ना नेक्स्ट, कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर। एक पार्टनर अगर अकाउंट्स मांगना चाहता है तो उसको केस फाइल करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड, और ये भी तभी होगा जब वो फर्म को क्या करवाना चाहे। तो कोर्ट आप तभी जा सकते हो अकाउंट्स कॉल करने कि मेरे को अकाउंट्स दिखाओ, एक पार्टनर चाह रहा है अगर, तो इसका मतलब तय है वो डिसोल्यूशन भी चाह रहा होगा। बोलिए भैया। तब्बू जी यार लिख तो दिया आपने, अब क्या याद नहीं आएगा बेटा, याद ही जाएगा ये तो ध्यान रखिए, अ पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द फर्म प्रोवाइडेड ही आल्सो सीक्स, क्या वर्ड लेना है मेन, ही आल्सो सीक्स द डिसोल्यूशन, ये मेन वर्ड हो जाएगा। इधर बोलो ऑन द सेपरेशन, जब पार्टीशन होता है मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क, ऑन द सेपरेशन मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर द अकाउंट्स ऑफ द फैमिली। ये क्लोजर का हो गया, ये CCD हो गया, क्रिएशन, क्लोजर और डेथ। बोलो ना, क्रिएशन, क्लोजर और डेथ। ऊपर अपन ने MLA लिखा था, मैनेजमेंट, लायबिलिटी एंड अथॉरिटी टू बाइंड। बोलो यार, तो MLA और CCD लिख लें। आखिरी गवर्निंग लॉ 1932, यहाँ पे हिंदू लॉ है। HUF किससे चलती है, हिंदू लॉ से। बोलिए भैया, माइनर की कैपेसिटी बताओ, माइनर क्या पार्टनर बन सकता है,
नहीं, माइनर कैन नॉट बिकम अ, तो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए ही एडमिट कर सकते हैं, लिख लेंगे मन से अपन। HUF बोलो, माइनर कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द एंसेस्ट्रल बिजनेस बाय द इंसिडेंस ऑफ हिज, वो पैदा हो गया, बर्थ ले लिया, इसका मतलब मेंबर हो गया। बोलो यार, क्लियर है? चलो, ये हो गया माइनर्स कैपेसिटी। कंटिन्यूटी, फर्म हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर चलती है, डिसॉल्व बाय द डेथ या फर्म सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स गेट डिसॉल्व बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी। HUF में क्या बोलेंगे? हैज द कंटिन्यूटी अंटिल इट इज, तो किसी की डेथ से HUF पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ मेंबर्स 2 और 50, यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, परिवार है ये तो। शेयर इन द बिजनेस बोले, ईच पार्टनर हैज अ डिफाइंड शेयर, किससे तय होता है? बाय एन एग्रीमेंट। तो अब नीचे के तीन पॉइंट लो, नंबर ऑफ मेंबर्स हो गया, एक शेयर इन द बिजनेस हो गया, और एक कंटिन्यूटी हो गया, और एक माइनर्स कैपेसिटी। बोलो क्या क्या लेना चाहेंगे? माइनर की कैपेसिटी पे ले लो, माइनर का वर्ड तो याद रह जाएगा माइनर, ये हो जाएगा कंटिन्यूटी, या कंटिन्यूटी भी यही ले लो, CCCD। क्रिएशन बोलो ना, कंटिन्यूटी, क्लोजर और डेथ, सभी एक जैसे है ना पॉइंट, बस से बोलो। क्रिएशन, डेथ, डेथ नहीं हो तो उल्टा बोलो क्लोजर, और एक कंटिन्यूटी। सीरियल से जमाना हो तो सीरियल से जमा लो, पहले आपने ये क्रिएट किया, फिर ये आखिरी में डेथ या डिसोल्यूशन लिया, बीच में कंटिन्यूटी ली, और फिर क्लोजर। बोलो, तो CCCD यहाँ ले लो। बोलो यार, LMN यहाँ ले लो, LMN मतलब लॉ, माइनर्स कैपेसिटी और नंबर ऑफ मेंबर्स। ओ, LMNS भी कर सकते हैं। हो गए 12 पॉइंट। करो, याद करने की कोशिश करो, देखो कुछ याद हो रहा है क्या। कंपनी के लिए वापस से बोलो, 3 पॉइंट हमने क्या क्या लिखे थे कंपनी के लिए? सबसे पहला हमने कंपनी के लिए क्या लिखा था? अपन ने लिखा था LAP, लीगल स्टेटस, एजेंसी, और प्रॉफिट्स का क्या करना है। आपको पी नहीं लेना हो तो LAD भी कर सकते हो, लैड, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट याद रह जाएगा आपको, LAD। के बाद 3 अगले वर्ड लिए थे हमने, लायबिलिटी, प्रॉपर्टी और मैनेजमेंट। बोलो ना। के बाद था एक ट्रांसफर ऑफ शेयर, MRW किसके लिए लिया था? बोलो MRW, M इज फॉर मैनेजमेंट, R इज फॉर रजिस्ट्रेशन, और W इज फॉर फाइंडिंग अप। तो आप MRU भी कर सकते हो, मिस्टर यू, UN भी कर सकते हो, नंबर। और आखिरी वर्ड है इसका ड्यूरेशन, UND। हो गया ना उसमें? बोलो। तो पहला था हमारा लेड, दूसरा था लायबिलिटी, प्रॉपर्टी और ट्रांसफर। LPS लिया था, क्या लिया था? SLP। SLP एक्चुअली स्पेशल लीव पिटीशन होती है जो सुप्रीम कोर्ट में लगती है, ये वर्ड सुना हुआ है लोगों का बहुत सारा। तो एक हो गया लेड, एक हो गया SLP, एक हो गया मिस्टर UND। U इज फॉर अप, अप मतलब वाइंडिंग अप, N मतलब नंबर्स, और D इज फॉर डेथ, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लोगे? एक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एक था यहाँ पर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन समय, समय। तो हाँ, और स्कोर अच्छा करना हो तो उरी, इसको UNE कर दो, उनी, मिस्टर उनी। एग्जिस्टेंस याद रहेगा आपको, ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस या एग्जिस्टेंस ड्यूरेशन। क्लब के छोटे से पॉइंट है। HUF का पॉइंट बोला, सबसे पहले हमने बोला क्रिएशन, आखिरी में डेथ, बीच में कंटिन्यूटी, और फिर क्लोजर। 4 हो गए CCCD। बोलो ना। फिर हमने बोला MLA में M इज फॉर मैनेजमेंट, L इज फॉर लायबिलिटी, A इज फॉर अथॉरिटी टू फाइंड। बोलो ना। फिर उसके बाद हमने बोला आखिरी 3-4 में LMNS, L हमने आखिरी लिया यहाँ से, गवर्निंग लॉ। के बाद लिया माइनर की कैपेसिटी, N इज फॉर नंबर्स। बोलो ना। और S इज फॉर शेयर इन द प्रॉफिट। ऐसे कुछ करके आपको याद रखना है। 6 मार्क्स का भी हो तो भी आप ज्यादा लिख के आना भैया, हमेशा ही पॉइंट्स। बोलिए मालिक, कमेंट करें फटाफट से, हेलो भाई। सिटीजनशिप तो रहती है भाई।
और इसके लिए अभिनव जी अपने को इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पढ़ना पड़ेगा अगर डिटेल नॉलेज चाहिए। बोलिए मालिक, फटाफट से कमेंट करें, लाइक करें, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला डिफरेंस पे बढ़ते हैं। हमने पार्टनरशिप और एचयूएफ, पार्टनरशिप और कंपनी, दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखे। बोलिए दोस्तों। ऐसा भी कर सकते हैं डब्बू जी। पार्टनरशिप और कोऑनरशिप में पहला फॉर्मेशन बोले, फॉर्मेशन यहाँ हमेशा ही कैसे होगा, ऑलवेज अराइजेज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जबकि कोऑनरशिप आइदर बाय और बाय ऑपरेशन ऑफ, जैसे कि इनहेरिटेंस के केस में कोऑनरशिप अपने आप ही हो जाती है। दो भाई हैं, फादर की डेथ हो गई, फादर की प्रॉपर्टी पे दोनों का कोऑनरशिप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलिए भैया। एम्प्लॉयड एजेंसी, यस, एक जगह होती है, एक जगह नहीं होती। इंटरेस्ट बोले, देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट रहता है नहीं रहता है प्रॉफिट और लॉसेज में, क्योंकि शेयरिंग होगी। यहाँ बोलो दे इज नॉट नेसेसरी, हो भी सकती है। और भाई प्रॉपर्टी में आधा आधा, आधा हिस्सा मेरा, आधा मेरा, आधा इसका, आधा मेरा, अब इसमें हमारा कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं है, एक दूसरे के साथ वर्किंग करें ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो नेचर ऑफ इंटरेस्ट और इम्प्लॉयड एजेंसी पे पॉइंट बनाए वापस से। सबसे पहला नेचर ऑफ इंटरेस्ट पे बोले, देयर इज कम्युनिटी ऑफ, क्या बोलना, देयर इज कम्युनिटी ऑफ interest, which means that profit and losses must have to be, the must word important. Ownership does not necessarily involve sharing of profit, ये ध्यान रखना। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, एक पार्टनर ट्रांसफर कर सकता है ओनली बाय द कंसेंट ऑफ, जबकि एक कोऑनर अपनी जब इच्छा हो तब अपना ट्रांसफर कर सकता है इंटरेस्ट। तो कोऑनर में ट्रांसफर इज इंटरेस्ट और राइट्स विदाउट द कंसेंट ऑफ, विदाउट, क्योंकि मेरा हिस्सा है, मैं किसी को भी सेल करूं। तो चार वर्ड बोले भैया, फॉर्मेशन, इम्प्लॉयड एजेंसी, इंटरेस्ट और ट्रांसफर, FIIT। फॉर्मेशन, इम्प्लॉयड एजेंसी या FAIT। फिएट कर दें, फिएट, फिएट गाड़ी का नाम सुना है, फिएट का नाम सुना है क्या गाड़ी का, तो फिएट से बना है। F इज फॉर फॉर्मेशन, I इज फॉर इम्प्लॉयड एजेंसी, नहीं I इज फॉर इंटरेस्ट, A इज फॉर एजेंसी, T इज फॉर ट्रांसफर। बोले भैया, A इज फॉर एजेंसी, I इज फॉर इंटरेस्ट और ट्रांसफर। छोटा सा बात है। चलो, एसोसिएशन और पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप इन्वॉल्व हमेशा करेगी सेटिंग अप रिलेशन ऑफ एजेंसी बिटवीन टू और मोर पर्सन। एसोसिएशन हमेशा किस लिए हो सकता है, आउट ऑफ सोशल कॉज, देयर इज नो नेसेसरीली मोटिव टू अर्न एंड शेयर प्रॉफिट, कोई मोटिव नहीं होता, ध्यान रखिए। एग्जाम्पल्स दे देना इसके। फिर नेक्स्ट एक और इजी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके पहले बता दें भैया फटाफट से। तब्बू जी फिएट याद रखो ना, गाड़ी का नाम याद रखना ज्यादा इजी। तब्बू जी ने एक शॉर्ट फॉर्म और बनाया है, मैडम लाइबल फॉर कॉलिंग गवर्निंग माइनर कंटिन्यूटी नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, तो आपको याद करना है, कैसे भी याद कर लो। बोलिए भैया। तो डिफरेंसेस में से एक पॉइंट हमेशा कुछ ना कुछ आने की पॉसिबिलिटी होती है। अगला टाइटल है हमारे पास, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। बोलो क्या बोलना है। सबसे पहला पार्टनरशिप एट विल, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 7। पार्टनरशिप एट विल कब एग्जिस्ट करती, व्हेन देयर इज नो फिक्स्ड पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन। वापस से बोलो, पार्टनरशिप एट विल इज अ पार्टनरशिप व्हेन नो फिक्स्ड पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, ड्यूरेशन नहीं फिक्स किया। या दूसरा, देयर इज नो प्रोविजन मेड एज टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कुछ तय नहीं करा, मतलब पार्टनरशिप एट विल है। एट विल है मतलब इच्छा पर जब तक चाहे साथ रह लें। बट वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स आइदर फॉर द और फॉर द पार्टनरशिप इज नॉट पार्टनरशिप एट विल। अगर आपने फिक्स ड्यूरेशन कर दिया या किस तरह पार्टनरशिप डिटरमाइन होगी ये तय कर दिया कितने समय तक, तो फिर वो पार्टनरशिप एट विल नहीं है। तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड वापस है, पार्टनरशिप एट विल इज अ पार्टनरशिप व्हेन देयर इज नो फिक्स पीरियड हैज बीन एग्रीड अपॉन फॉर द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो प्रोविजन मेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। कोई ऐसा एंट्री कहीं पे आपने एग्रीमेंट में नहीं ली है जहां पे लिखा हो कि ये ड्यूरेशन या डिटर्मिनेशन करेंगे अपन इस तरह, तो ये पार्टनरशिप एट विल होगी। जब भी पार्टनरशिप किसके लिए की जाएगी, फॉर अ
टर्म एक्सपायर होने के बाद भी अगर वो पार्टनरशिप चलती रही तो उसको हम कैसी मान लेंगे? ट्रीटेड एज बिकम अ पार्टनरशिप एट विल। आपने 2 साल के लिए पार्टनरशिप की थी तो इट वाज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। 2 साल हो गए फिर भी चल रही है तो क्या ट्रीट करूं अब? ट्रीटेड एज बिकम अ पार्टनरशिप एट विल। हाँ तो क्या, और क्या बंद कर दें क्या? तो रही है दुकान। अगला बोलू, इट मे बी। कब डिसॉल्व होती है पार्टनरशिप एट विल? बोले पार्टनरशिप एट विल में भी डिसॉल्व बाय कोई भी पार्टनर क्या दे दे? गिविंग नोटिस इन राइटिंग। किसको? टू ऑल द अदर पार्टनर ऑफ हिज टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। वापस से, इट मे बी dissolved by any partner by giving a notice in writing to all the other partner of his सोच intentions। बस। अगला बोलो, पार्टनरशिप फॉर अ। हाँ तो क्या लिखा कॉन्ट्रैक्ट में आपने? वेयर अ प्रोविजन इज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप इन अ कॉन्ट्रैक्ट। आगे पीछे कर दो वर्ड, बोलो फटाफट। वेयर प्रोविजन इज मेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द partnership in the contract, it is called partnership for a fixed period। बोले भैया कुछ भी कर लो आर्यन, कोई दिक्कत। फिर इट इज पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ, ये एंड कब हो जाती है? ऑन द। और आप चाहो तो इसमें ये लाइन भी जोड़ सकते हो क्या? सॉरी ये नहीं, ये वाली। अगर सिर्फ फिक्स्ड का ही पूछे 4 नंबर में तो जोड़ देना ना। नॉर्मली कब एंड हो जाती है? इट इज अ पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, सच अ पार्टनरशिप comes to an end या gets dissolved। ऐसा भी कर सकते हो, gets dissolved। कब डिसॉल्व हो जाती है? ऑन द एक्सपायरी ऑफ द, एक्सपायरी खत्म हो जाती है। लेकिन आप ऊपर वाली लाइन यहाँ लिख सकते हो कि जब भी पार्टनरशिप की थी आपने फॉर इज कंटिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी, इट विल बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप एट विल। तो ये नीचे भी लिख सकते हैं अगर इसी का पॉइंट आ जाए तो। अगला बोलो, पर्टिकुलर पार्टनरशिप कौन करेगा? मे बी ऑर्गेनाइज फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ अ, कोई पर्टिकुलर काम, कोई पर्टिकुलर एडवेंचर, कोई पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क को करने के लिए बना रहे हो तो ऐसी पार्टनरशिप को क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर। तो पार्टनरशिप में भी ऑर्गेनाइज फॉर, बोलो फॉर द, क्या वर्ड है हमारे लिए? प्रोसिक्यूशन ऑफ अ, एज वेल एज फॉर द कंडक्ट ऑफ। दो मेन वर्ड है, प्रोसिक्यूशन ऑफ अ सिंगल बिजनेस और फॉर द कंटिन्यूअस बिजनेस। तो ये दो मेन वर्ड चाहिए अपने को, प्रोसिक्यूशन ऑफ अ सिंगल एडवेंचर एज वेल एज कंडक्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस बिजनेस। जब कोई पार्टनर बनता है ऐसा इन एनी पार्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, पार्टनरशिप इज कॉल्ड। मन से बोलो, वेयर अ पर्सन बिकम्स अ विथ अनदर पर्सन इन एनी पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, इट इज कॉल्ड। ये किस लिए हो सकता है? फॉर अ सिंगल एडवेंचर, है ना। और कब खत्म हो जाएगा? डिसॉल्व्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एडवेंचर, सब्जेक्ट टू एनी। आप कंटिन्यू करना चाहो तो करो, पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगा वो भी। बोलिए भैया। और जनरल पार्टनरशिप बोले विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस इन जनरल, कुछ भी कर लेंगे। पर्टिकुलर स्पेसिफिक, कि रोड बनाने के लिए 2 महीने के लिए अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बस एक ही काम। जनरल, कोई सा भी बिजनेस ओपन कर सकते हो उसमें, तो क्या कहलाएगी? जनरल पार्टनरशिप। तो 4 तरह की पार्टनरशिप बोले। पहला पार्टनरशिप एट विल, सेक्शन 7। दूसरा पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। तीसरा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और चौथा जनरल। पर्टिकुलर के मेन वर्ड बोले, मे बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ अ सिंगल एडवेंचर और कंडक्ट ऑफ अ, वेयर अ पर्सन बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन फॉर एनी पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, इट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन। मतलब एक्शन, कंप्लीशन भी बोल सकते हैं। जनरल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट हुई किस लिए? कॉन्स्टिट्यूटेड विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस इन, हाँ क्या आप और मैं किराना की दुकान खोलेंगे, मोबाइल का बिजनेस, कोई फिक्स्ड पीरियड भी नहीं है अभी और कोई फिक्स्ड बिजनेस अपन एग्रीमेंट से तय करेंगे। वो तो कोई अंतर नहीं होता तुषार भाई, हर चीज में अंतर थोड़ी नहीं होता। जनरल ही तो व्हील है, जब तक चलाना हो चलाओ। जनरल बिजनेस के एंगल से, व्हील इच्छा के आधार पर है। पार्टनरशिप एट विल बेसिकली किससे डिफरेंस करूं मैं? जनरल से कि ड्यूरेशन से? तुषार बोलो।
पार्टनरशिप एट विल का कंपैरिजन करना तो ड्यूरेशन वाले से करो ना, विल ये जनरल से करूं? ये किसके आधार पर है? ये वर्क के आधार पर है, वो टाइम के आधार पर थी। पर्टिकुलर और जनरल का डिवीजन किसके बेसिस पे है? पर्टिकुलर और जनरल का डिफरेंशिएशन किसके बेसिस पे? वर्क के आधार पर। और विल और ड्यूरेशन वाले में टाइम के आधार पर। बोलो तुषार। बस ये मन से भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम अ जनरल पार्टनरशिप। किस सेंस में? यहाँ पर कोई पर्टिकुलर काम ही होता है, पार्टनरशिप उस पर्टिकुलर काम के लिए होती है, जबकि जनरल में कोई भी एडवेंचर ले सकते हो आपकी जैसी इच्छा। बोलिए मालिक, फटाफट से कमेंट करें, कमेंट करें, फटाफट से बताएं। तो 4 तरह की पार्टनरशिप देखी, एट विल, फॉर अ पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड, फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर और जनरल पार्टनरशिप। नेक्स्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर में सबसे पहला पार्टनर का नाम कौन सा आएगा? एक्टिव, एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल। 3 वर्ड अलग अलग है, एक्टिव, एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। बोलो। इट इज अ पर्सन हु हैज बिकम अ पार्टनर बाय, और वो मेन तो क्या करेगा? हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर फॉर ऑल द एक्ट्स डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक्टिव पार्टनर है तो बाइंड करेगा या नहीं करेगा? बोलिए मालिक, फटाफट से लाइक करें, कमेंट करें। तो पहला, एक्टिव, एक्चुअल, ऑस्टेंसिबल की डेफिनेशन, ही इज अ पर्सन हु हैज बिकम अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट एंड हु एक्टिवली participates in the conduct of the business. He acts as an agent. बोलो किसका एजेंट? of other partners in the ordinary course of and binds them. तीसरा, अगर रिटायर होगा तो वो सिर्फ क्या देगा? पब्लिक नोटिस। क्यों देगा? क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है। तो क्या लिखा? इन द इवेंट ऑफ हिज रिटायरमेंट ही मस्ट गिव इन ऑर्डर टू एब्सॉल्व। वर्ड चाहिए भैया मेरे को, इस वर्ड के बिना आपका सेंटेंस ही बनना चाहिए। इन ऑर्डर टू, खुद को लायबिलिटी से बाहर करने के लिए, तो एब्सॉल्व वर्ड चाहिए अपनी। इन ऑर्डर टू एब्सॉल्व हिमसेल्फ फॉर लायबिलिटीज फॉर द एक्ट्स ऑफ डन आफ्टर। आप हट गए हो ना तो नोटिस दो, ताकि बाद के एक्ट के लिए आप लायबल ना रहो, वरना आप कंटिन्यूटी में लायबल रहोगे। लाइन बोले वापस से 3-4 मेन वर्ड। पहला, बिकम अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट, एक्टिवली पार्टिसिपेट, एजेंट ऑफ दी अदर पार्टनर्स, रिटायरमेंट के केस में गिव to absolve himself done after the retirement. Sleeping partner, he is a person who is partner by but who, मन से लिखना, does not take active part in the conduct of the। वेरी गुड। तीसरा, उसको क्या बोलेंगे? इसीलिए तो ये प्रॉफिट और शेयर, प्रॉफिट और लॉसेस में शेयर लेगा। यस, एंड लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ दी। यस, लायबल भी रहेगा क्योंकि पार्टनर तो है, बट उसको कोई पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है। तो लाइन बोले, दे आर कॉल्ड एज स्लीपिंग और dormant partners. They share profits and they are also liable to third parties for all the acts of firm, for all the acts of, but however they are not required to give public notice in the case of their retirement from the firm. सिंपल हो गया। तीसरा पार्टनर, नॉमिनल, जो सिर्फ नाम देगा, जो सिर्फ नाम देगा। भैया लायबिलिटी सारे पार्टनर लेंगे ना अनु भाई? नॉमिनल, जो सिर्फ नाम देगा, तो जिसने अपनी फर्म को क्या दिया है? लैंड हीज नेम टू द फर्म। कोई बड़ा व्यक्ति जिसका आपने सिर्फ क्या यूज किया? नाम, ताकि आपकी फर्म का काम चल जाए। तो इंग्लिश बोले, अ पर्सन हु लैंड हिज नेम टू द फर्म, अ पर्सन हु लैंड हिज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट। का कोई इंटरेस्ट नहीं आपकी फर्म में, सिर्फ नाम दे रहा है आपके लिए, इज कॉल्ड नॉमिनल पार्ट। अनु, कौन से केस में लायबिलिटी रिमेनिंग पार्टनर ले होगी? स्लीपिंग लायबिलिटी सारे पार्टनर बेटा। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स, ना ही वो क्या करेगा, ना ही वो क्या करेगा। तो बोलते जाओ इंग्लिश में, ही इज
not entitled to share the profits of the business, neither he invest in the firm nor he takes part in the conduct, ना तो वो इन्वेस्ट करेगा ना ही वो टेक पार्ट इन द कंडक्ट करेगा, और however बाहर वालों के लिए वो पार्टनर है कि नहीं है, तो उस केस में क्या बोलना पड़ेगा, he is however liable to for all the acts of the। अनूप जी अगर आप हट चुके हो किसी फर्म से तो आप क्यों लायबिलिटी लोगे बाद में, बाकी पार्टनर ही लेंगे ना वो तो। नेक्स्ट, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, नाम ही कैसा है, एक पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर द विदाउट बीइंग लायबल फॉर द, एग्रीमेंट में लिख दिया उसने कि मैं तो सिर्फ क्या लूंगा, तो क्लियर है, बहुत कुछ नहीं है, बोलो भैया, हाँ है ना। A partner who is entitled to share the profits only without being liable for the losses is known as partner for profits only and also liable to for all the acts of the profits only। हालांकि इस तरह का पार्टनर कोई बनाना पसंद नहीं करेगा। लाइन रिपीट करें, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ओनली विदाउट बीइंग is also liable to for all the acts of। चार तरह के पार्टनर, पहला एक्टिव, एक्चुअल, ऑस्टेंसिबल, दूसरा स्लीपिंग, तीसरा नॉमिनल, चौथा पांचवा इनकमिंग पार्टनर। एक व्यक्ति जो कि क्या किया जा रहा है, एडमिट, तो लाइन यूज करें, अ पर्सन हु इज एडमिटेड एज अ इन एन विद द कंसेंट ऑफ, वापस बोलो, मन से बनाओ, अ पर्सन हु इज एडमिटेड as a partner into an already existing firm with the consent of is called, he is not liable, उसके पहले के एडमिशन के एक्ट के लिए नॉर्मली वो लायबल नहीं होता अनलेस वो खुद ही एग्री ना कर दे, तो लाइन बोलो, सच अ पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज, यहां से वो आया, इसके पहले के एक्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा, बोलो भैया, कुछ नहीं मिलता रुचि जी। नेक्स्ट, आउटगोइंग पार्टनर बोले, द पर्सन हु लीव्स द फर्म इन विच द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स, मैं जा रहा हूं लेकिन बाकी लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर सभी लोग जा रहे हैं तो फर्म डिसॉल्व हो गई कि रिटायर, डिसॉल्व, रिटायरिंग या आउटगोइंग कब बोलेंगे, जब बाकी लोग हैं, तो इसीलिए क्या बोला, पार्टनर हु लीव्स द फर्म इन विच द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरी, बोलो यार, continue to carry the business is called, such a partner remains liable for all the acts of the firm, कब तक, until public notice is given of his retirement, तो मन से लिखना। नेक्स्ट बोले, पार्टनर बाय, अलग से आ सकता है, 4 मार्क्स में अच्छे से याद करके जाना। ये स्टोपल वाली सिचुएशन है जो माइनर के लिए देखा था हमने कॉन्ट्रैक्ट में, एक व्यक्ति ने अपने आप को पार्टनर जता दिया, इसीलिए इसका एक और नाम क्या रखा गया, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज आल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय स्टोपल। ये लाइन जरूर लिखना। क्यों ऐसा हुआ, तो भैया एक्स, वाई और जेड खड़े थे, एक्स बोल रहा है जेड, ए और बी जो कि एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर, इन तीनों के सामने एक्स बोल रहा है वाई से मैं इनका पार्टनर हूँ, जबकि वो एक्चुअली पार्टनर, या ये तीनों बोल रहे हैं कि एक्स हमारा पार्टनर है जबकि वो एक्चुअली पार्टनर, तो इसने मना किया क्या इन लोगों ने मना किया क्या, और वाई ने ट्रांजेक्शन कर दिया, तो किस भरोसे पे ट्रांजेक्शन कर दिया कि एक्स पार्टनर है, चाहे एक्स बोले चाहे ए बी जेड बोले, गड़बड़ क्या होगी, बेचारे वाई ने क्या सोचा कि एक्स पार्टनर है तो चलो अपन इनके साथ ट्रांजेक्शन, तो अपन उसको बोल रहे हैं यू आर होल्ड आउट टू बी अ पार्टनर, तो इसीलिए क्या बोला गया, व्हेन अ मैन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ, आपने अपने आप को क्या दिखाया, एज अ पार्टनर, और या तो खुद ने दिखाया या दूसरों को अलाउ करा, एक तो क्या गलती कर रहे हो, एक्स आगे बढ़ के बोल रहा है मैं तो पार्टनर हूं इनका, और एक एबीसी ले लो, यहाँ एबीसी बोल रहे हैं कि एक्स हमारा पार्टनर है, तब एक्स ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, उसने दूसरों को अलाउ करा, तो दो गलतियां हो रही, पहला वेयर अ मैन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर, या दूसरा अलाउ अदर्स टू डू इट,
ही इज देन, उसको रोक दो भैया, उसको रोक दो, वो बाद में ये कैरेक्टर से डिनाई, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर शो किया उसने, पार्टनर शो किया अपने आप को, दिखावा किया, तो स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द, ही हैज एज्यूम, और बेचारे इसी फेथ पे, अपॉन द फेथ ऑफ विच क्रेडिटर्स में बी प्रिज्यूम्ड टू हैव, तो वाई ने एक्ट कर दिया, गुड्स दे दिए फर्म को ये सोच के कि ये भी पार्टनर है। तो दो लाइन नीचे की इंपॉर्टेंट बोले, पूरा याद करना है आपको, बोलते हैं वेयर मैन अलाउ होल्ड्स हिमसेल्फ आउट टू बी अदर और अलाउज अदर्स टू डू इट, देन ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर, वो अपने कैरेक्टर से हट नहीं सकता। कहने का मतलब वो जबान वाली बात है, मैंने बोल दिया तो अब आपको पूरा करना पड़ेगा। ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर ही हैज एज्यूम्ड एंड अपॉन द फेथ ऑफ विच, जिस कैरेक्टर के भरोसे, अपॉन द फेथ ऑफ विच क्रेडिटर्स में हैव प्रिज्यूम्ड टू हैव एक्टेड, या क्रेडिटर्स हैव एक्टेड, बोलो भैया। नहीं, अभी फ्रॉड में कहाँ लड़ने जा रहे हैं डब्बू जी, आपने उसको गुड्स दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट करो, परफॉर्म करवाओ उससे। अब व्यक्ति गलती ऐसी कब करता है, या तो हिमसेल्फ आइदर बाय हिज वर्ड्स और बाय हिज कंडक्ट, एक व्यक्ति ऐसी गलती कैसे कर रहा है, तो या तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, हैव इंड्यूस्ड अदर्स टू बिलीव दैट, क्या भरोसा दिलवा दिया उसने, दैट ही इज अ, और ही मे हैव अलाउड अदर्स टू रिप्रेजेंट हिम एज अ, वापस से पर्सन में हिमसेल्फ और बाय वर्ड्स और बाय हैव इंड्यूस्ड, इंड्यूस का मतलब होता है उकसाना, उत्प्रेरित करना, हिंदी वर्ड एग्जैक्ट उत्प्रेरणा है। हैव इंड्यूस्ड अदर्स, क्या भरोसा दिला दिया, टू बिलीव दैट ही इज अ, और अलाउ अदर्स टू रिप्रेजेंट हिम एज, दूसरों को अलाउ करवा दिया, रोकना चाहिए था उसको कायदे से। द रिजल्ट इन बोथ द केस इज, बोलो भैया ना, तो फिर अब उस ट्रांजेक्शन के लिए वो लायबल हो जाएगा। इट इज ओनली द पर्सन टू हुम द रिप्रेजेंटेशन हैज बीन, देखो रिप्रेजेंटेशन किसको दिया गया, वाई को, तो वाई लायबल बना सकता है एक्स को, कोई और लायबल बनाएगा क्या। ये पूरा कार्यक्रम हुआ किसके साथ में था, वाई के सामने हुआ था, किसने भरोसा किया, वाई ने। अब अगर मान लो अचानक कोई एम आ जाए और बोले कि मैंने भी यही सोचा, तो सोच लिया रे तूने, बोले वो वाई ट्रांजेक्शन कर रहा था, बोले तेरे सामने रिप्रेजेंटेशन हुआ था कि वाई के सामने हुआ था, बोले नहीं वो वाई दे रहा था तो मैंने भी दे दिया। हम बोलेंगे भैया एम तेरे लिए वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट नहीं है, क्योंकि तेरे सामने कोई रिप्रेजेंटेशन, तूने कोई गुड फेथ वाली चीज देखी ही, तेरे को कोई चीज का भरोसा दिलवाया ही, तो ऐसा नहीं कि वाई के साथ साथ और चार लोग खड़े हो जाएं कि हमने भी यही सोच के गुड्स दिए, हमारे सामने कुछ हुआ ही, बोलो भैया हाँ कि ना। तो यहाँ क्या लिखा, इट इज ओनली द पर्सन टू हुम द रिप्रेजेंटेशन हैज बीन, और जिसने उस रिप्रेजेंटेशन पे क्या कर दिया, उसी व्यक्ति को सिर्फ क्या दिया गया, राइट टू इन्फोर्स, सिर्फ उसी का अधिकार है कि वो सामने वाले को लायबल बना दे। तो तीन पैराग्राफ याद करें भैया। सबसे पहला, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज आल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय स्टोपल, वेयर अ मैन हिमसेल्फ होल्ड आउट एज अ और अलाउ अदर्स टू डू, ही इज स्टॉप्ड, उसको रोक दिया जाएगा, फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर ही हैज एंड अपॉन विच द फेथ ऑफ विच द क्रेडिटर में प्रिज्यूम टू हैव। दूसरी लाइन बोलो, अ पर्सन में बाय वर्ड्स और कंडक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंड्यूस अदर्स टू, ही इज अ, और ही मे हैव अलाउड अदर्स टू डू इट, या डू सो, ऐसा कर देना, ही मे हैव अलाउड अदर्स टू डू सो, ही इज कॉल्ड holding out, and both the cases the case will be identical, result will be identical. तीसरा, it is only the person to whom, मेन वर्ड है अपना to whom, it is the only the person to whom the representation has been made। बोले भैया याद हुआ क्या कुछ, कमेंट करें मालिक फटाफट से, इंपॉर्टेंट आंसर है, बहुत इजी आंसर है, याद करना बहुत जरूरी है। सेम होल्डिंग आउट का रूल किस पार्टनर के लिए लगेगा, एक ऐसा पार्टनर जो यहाँ पे रिटायर तो हो गया, जैसे कि 10 तारीख को रिटायर हो गया हो, लेकिन उसने कोई पब्लिक नोटिस, कभी भी वो क्या कहलाएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ही कहलाएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ही कहलाएगा। बोले मालिक फटाफट से कमेंट करें, लाइक करें, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ध्यान रखना ये का यही रूल अप्लाई होगा उस फॉर्मर पार्टनर पे जो फर्म से
रिटायर तो हो गया, लेकिन जिसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया वो भी लायबल है कि नहीं है? वो बोले मैंने तो यही रिटायरमेंट ले लिया, तो अपन बोलेंगे यू आर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। भाई आप भी लायबल हो, आपने पब्लिक नोटिस कहा, तो माना तो यही जाएगा कि आप पार्टनर हैं। बोले भैया फटाफट से। ये था पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का केस। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड का शॉर्ट नोट। इसमें 3-4 मेन वर्ड बता देता हूँ बस। इट इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। किसी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेलिटी एग्रीमेंट के लिए नहीं है। ये राइटिंग में भी हो सकता है, और डिजायरेबल क्या है राइटिंग में, ताकि फ्यूचर में क्या ना हो, डिस्प्यूट ना हो। डॉक्यूमेंट इन राइटिंग होगा तो ही मैं क्या वर्ड यूज कर पाऊंगा, डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होगा, आई लव यू, कि एज पर द वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप कैसे चलेगी। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है समझाना है आपको उस डीड के अंदर। हाउ द रिलेशनशिप विल कंटिन्यू, तो लाइन बोल दें, पहला लाइन, इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर। तीसरा, मे बी इन राइटिंग और मे बी इन डिजायरेबल इन टू अवॉइड फ्यूचर, से याद कर लो। अगला बोलो, डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स इज कॉल्ड। तो ड्राफ्ट ढंग से करना विथ केयर, लिखना है ना ड्राफ्टिंग, और स्टाम्प करवा लेना एज पर स्टाम्प एक 1890। बोलो भैया हाँ कि ना। वेयर द पार्टनरशिप कंप्राइजेज व्हाट, तो फिर बहुत जरूरी है कि आप क्या कर लो, राइटिंग स्टाम्प्ड और रजिस्टर्ड भी करवा लो तो ज्यादा अच्छा। रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, अंडर दी। पार्टनरशिप की खास खास बातें हैं। सबसे पहला, नाम क्या है ना, फिर नेम ऑफ पार्टनर्स, तो पहला नाम किसका, पहला नाम किसका, पार्टनरशिप का, फिर पार्टनर्स का, फिर नेचर एंड प्लेस ऑफ, फिर तारीख, बोलो ना, पीएसआर, बोलो आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस किस पे, कैपिटल, ड्राइंग और लोन्स पे, बोलो ना। फिर एडमिशन एंड रिटायरमेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाने हो तो वो बना दो। फिर सेटलमेंट कैसे होगा, अकाउंट्स का डिसोल्यूशन हुआ वो भी लिख दो ताकि झगड़े ना हो। नेक्स्ट, ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड हो तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर बोलते जाए पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स में, पहला फर्म का नाम, दूसरा पार्टनर्स का नाम, तीसरा बिजनेस और प्लेस, करना क्या है, बोलो हाँ कि ना, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस। फोर्थ, शुरू कब से कर रहे हो। फिफ्थ, ड्यूरेशन है क्या कोई फिक्स्ड, नहीं है तो कुछ भी मत लिखो, एट विल चलेगी फिर वो। सिक्स्थ, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। सेवंथ, पीएसआर। एट्थ, इंटरेस्ट के 3 चीजें, कैपिटल, लोन्स एंड ड्रॉइंग्स पे, बोलो ना। रिटायरमेंट और एडमिशन के रूल्स, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, डिसोल्यूशन के समय कैसे होगा वो बता दो। किसी को पार्टनर को हटाना हो तो क्या रूल्स होंगे, एक्सपल्शन के रूल्स, और सैलरीज कमीशन दिया जाएगा क्या। हाँ पंकज जी, सॉन्ग याद किया था अपन ने। चलिए नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड के साथ ये वाला पूरा टॉपिक यहाँ के एंड हो जाता है। बहुत इजी टॉपिक, बहुत आराम से आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टिक करें, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, डिफरेंस बिटवीन कंपनी पार्टनरशिप, HUFN पार्टनरशिप में से कुछ आ सकता है, और म्यूचुअल एजेंसी। 3 क्वेश्चन जरूर 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 करके जाइए दोस्तों। नहीं कोई जरूरी नहीं है सौम्या सीक्वेंस में लिखना, ऊपर नीचे लिख सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है। 1 घंटे में अपन ने रिवाइज किया है, आपको 40 मिनट में याद हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 40 मिनट्स। बहुत सारा आपका 11th का पढ़ा हुआ भी है इसमें से। हाँ डी ठीक है, कभी कभार आता, मन से लिख देना भैया। लाइक करें मालिक वीडियो को, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करना पसंद करूंगा। IPA यूनिट 2, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट 2, जो कि रिलेशनशिप समझाता है पार्टनर्स के बीच की, रिलेशन ऑफ पार्टनर। बोलिए दोस्तों, हो जाएगा मालिक, वेरी गुड। चलिए हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे बस, 1 मिनट मैक्सिमम।
चलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं यूनिट 2 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें हम देखते हैं अलग अलग राइट्स एंड ड्यूटीज और रिलेशन ऑफ पार्टनर, जो कि एग्रीमेंट से और पार्टनरशिप एक्ट से तय हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है माइनर को लेके, जो बार बार आपसे पूछा गया है। माइनर का क्वेश्चन बहुत बार आया है। क्या क्या लिखना है? सबसे पहले हम जानते हैं माइनर कभी भी बाउंड नहीं होता, क्योंकि उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही कैसा है, वॉइड है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन हम उसके आधार पर कॉन्ट्रैक्ट फाउंड नहीं कर सकते, लेकिन उसको बेनिफिशियरी तो बना सकते हैं। तो क्या लिखना है? एज पर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट, आप उसको क्या कर सकते हो? एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। बोलो भैया। ओके साहिल भाई, कल के मॉक टेस्ट में भी था। ओके, व्हेन दिस हैज बीन डन, आपको क्वेश्चन अधिकतर किस पे आता है? राइट्स एंड लाइबिलिटीज पे, कि माइनर के ड्यूरिंग माइनॉरिटी क्या राइट्स है और आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी उसके क्या राइट्स और ड्यूटीज होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बार बार पूछा जा रहा है। तो आपको इसमें क्या क्या लिखना है? देखो, सबसे पहला, माइनर पार्टनर जो है हैज अ राइट टू हिज एग्रीड शेयर, जो भी बेनिफिशियरी के तौर पर उसको मिलेगा उसका अधिकार है वो। दूसरा राइट, एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी द अकाउंट्स। 3 वर्ड हो गए मेरे पास, एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी। आगे पीछे भी लिखना हो तो सिया कर दो इसको, CIA। कॉपी, इंस्पेक्ट एंड एक्सेस, कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे करने में। तो पहला राइट बोले फटाफट मेरे साथ साथ याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, मान लीजिए याद करना शुरू करें। पहला, माइनर पार्टनर हैज अ राइट टू हिज एग्रीड शेयर। अब माइनर हैज अ राइट कर देना, पार्टनर वर्ड हटा दो बोली। माइनर हैज अ राइट टू हिज एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द फर्म। दूसरा, ही कैन हैव सिया कॉपी, इंस्पेक्ट एंड एक्सेस टू द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। बोलो यस और नो। ये दूसरा वर्ड हो गया अपना। तीसरा बोलो, ही कैन स्यू द पार्टनर्स। ही कैन इसलिए फॉर अकाउंट्स और फॉर पेमेंट ऑफ हिज शेयर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर वो कोर्ट में जाना चाहता है तो फिर उसको फर्म से सारे रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे। तो लाइन क्या लिखनी है? ही कैन स्यू द पार्टनर्स फॉर द अकाउंट्स, बोलो, और फॉर द पेमेंट, दोनों के लिए कर सकता है स्यू। बट व्हेन, ओनली व्हेन, कब करेगा ऐसा? हो ओनली व्हेन सेवरिंग हिज कनेक्शन, अगर वो अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ रहा हो तो, विद द एंड नॉट, वरना आप केस फाइल नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट रिपीट करें फटाफट से, ही कैन स्यू द पार्टनर फॉर अकाउंट और फॉर पेमेंट, बट ओनली व्हेन सेवरिंग हिज विद द एंड नॉट। ये तीसरा राइट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ राइट बोलो, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ही में विद इन इलेक्ट टू बिकम और नॉट टू बिकम अ, ये भी उसका राइट है। तो 4 राइट, मेन वर्ड। सबसे पहला, एग्रीड टू शेयर। दूसरा, सिया। तीसरा, पेमेंट और अकाउंट्स के लिए स्यू, बट ओनली व्हेन सेवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म एंड नॉट अदरवाइज। फोर्थ, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ही में विद इन क्या ट्राई करना? इलेक्ट टू बिकम और नॉट टू बिकम अ पार्टनर। अगर वो पार्टनर बनना स्वीकार करता है, इफ ही इलेक्ट्स टू बिकम अ, ही इज एंटाइटल्ड टू द, कौन सा शेयर? टू विच ही वाज एज अ, पुराना अधिकार चलता रहेगा। बोलिए मालिक सभी फटाफट से। इफ ही डज नॉट, देन हिज शेयर इज नॉट लायबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट्स ऑफ द, कब से? आफ्टर दी, उसका शेयर कभी भी लायबल नहीं होगा आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस सर्व्ड टू दैट इफेक्ट। तो लाइन बोले, इफ ही इलेक्ट्स, अगर हाँ करता है वो तो क्या होगा? इफ ही इलेक्ट्स, तो उसका कितना परसेंटेज मान रहे हैं हम? कितना परसेंटेज? जितना पहले था। तो इंग्लिश क्या लिखना? इफ ही इलेक्ट्स टू बिकम अ, ही इज एंटाइटल्ड, वर्ड आना चाहिए भैया, राइट राइट मत करना हर जगह। एंटाइटल्ड टू शेयर टू विच ही वॉज एंटाइटल्ड, बोलो, एज अ, आंसर लिखो फिर, एज अ माइनर। इफ ही डज नॉट इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर, देन हिज शेयर विल नॉट बी लायबल, कब से? आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस टू दैट इफेक्ट हैज बीन सर्व्ड। ये नोटिस वो पब्लिक को दे चुका है कि मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता।
फिर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी उसकी लाइबिलिटी बोले तो राइट्स पढ़ लिया आपने, बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी उसका राइट और उसकी ड्यूटी में राइट तो पढ़ लिए, ड्यूटी बताओ। उसकी लाइबिलिटी बोलो, लाइबिलिटी कहां तक है, टू द ऑफिस, टू द एक्सटेंट ऑफिस, बस इससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं है। तो प्रॉपर्टी में जो शेयर बनेगा बस उतना ही वो लायबल है। बोलो भैया माइनर की क्या कोई पर्सनल लायबिलिटी होगी, नो पर्सनल लायबिलिटी है फॉर द डेब्ट्स इनकर्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग हिज, थोड़ा मन से थोड़ा मेन वर्ड पकड़ लिए ना भैया, बोले मेन वर्ड क्या है वापस, द लायबिलिटी ऑफ द माइनर कन्फाइंड टू, लिमिटेड टू, कन्फाइंड नहीं लिख पाओ तो लिमिटेड लिख देना, लिमिटेड टू, बोलो लिमिटेड टू extent of his share in the profits and property, PP बोलो ना, the profits and, दूसरा माइनर हैज नो पर्सनल लायबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है भैया। तीसरा माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, लेकिन अगर फर्म इंसॉल्वेंट हुई तो उसका जो शेयर था वो किसके पास चला जाएगा, हिज शेयर विल वेस्ट, हिज शेयर विल बी गिवन टू, ऐसा लिख देंगे, टू ऑफिशियल रिसीवर, या पर वो पर्सनली तो लायबल नहीं होगा। तो तीन ड्यूटीज बोले, पहला लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द पीपी, दूसरा बोलो माइनर हैज नो पर्सनल लायबिलिटी, बोलो ना, तो तीसरा कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, पर अगर फर्म इंसॉल्वेंट हुई तो हिज शेयर विल वेस्ट इन द, हाँ तो जाने ही चाहिए ना, वो तो कायदा बनता है। अब आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी उसकी लायबिलिटी क्या है, सबसे पहली लायबिलिटी कि वो पब्लिक नोटिस दे, 6 महीने के अंदर डिसाइड करे कि वो पार्टनर बनना चाहता है। तो लायबिलिटी सबसे पहला क्या पढ़ रहे हैं, आफ्टर, बोलो क्या बोलना है, विद इन ऑफिस, और लिखा हुआ है दो के बीच में, ऑफिस ऑब्टेनिंग, या तो जब वो इस तारीख से 6 महीने गिन लो जब से वो मेजर हुआ, या जब से उसको नॉलेज आया वहां से 6 महीने, विच एवर इज लेटर, जो भी तारीख कैसी हो बाद में। सपोज मैं माइनर हूँ पर मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं कहीं बेनिफिशियरी हूँ, मुझे जब से मालूम पड़ेगा तभी से 6 महीने में डिसाइड करूंगा ना, बोलो। और एक मुझे मालूम है, मुझे बता दिया गया मेरे मेजर होते से ही उसी दिन हैप्पी बर्थडे बोलते बोलते ही बोल दिया भाई तू बेनिफिशियरी था, तेरे को 6 महीने डिसाइड करना है कि पार्टनर बनना है या नहीं, तो दोनों में से विच एवर इज लेटर। तो लाइन बोलो, विद इन 6 मंथ ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी, बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो, विद इन 6 मंथ ऑफ हिज अटेनिंग, और ऑफिस 6 महीने कहां से, या तो उसकी मेजोरिटी से या उसके ऑब्टेनिंग, ये 6 महीने के दो ऑप्शन है भैया, विच एवर डेट इज द माइनर हैज टू वेदर ही शैल या कंटिन्यू टू बी अ पार्टनर, और रहना चाहता है कि बाहर, ये उसको तय करना है 6 महीने के अंदर। पढ़ लें लाइन वापस से एक बार, लायबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेजर होने के बाद की। खाली कमेंट करें, लाइक करें फटाफट से। अब दो ऑप्शन है यहां से, इफ ही इलेक्ट नॉट टू बिकम एंड इफ ही बिकम्स, अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो उसकी लायबिलिटी, सबसे पहली लायबिलिटी ही में गिव, उसने क्या इलेक्ट किया है, नॉट टू बिकम अ पार्टनर, एंड सच नोटिस उसकी पोजीशन डिटरमाइन कर देगा फॉर्म के अंदर, बता देगा कि अब ये लायबल नहीं है, बता देगा कि ये पार्टनर नहीं बनना चाहता, बता देगा कि अब ये बेनिफिशियरी भी नहीं है, इसका फर्म से कोई संबंध, रिश्ता, नाता कुछ भी नहीं है। तो लाइन रिपीट करो, ही में गिव पब्लिक नोटिस दैट ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम अ पार्टनर, और जैसे ही नोटिस जाएगा, एंड सच नोटिस विल डिटरमाइन हिज पोजीशन इन द फर्म, ऐसा लिख देना, कल कर देना, सच नोटिस विल डिटरमाइन हिज पोजीशन इन द, बस सिंपल लिख देना। दूसरा, उसकी राइट्स और लायबिलिटीज कंटिन्यू होंगी टू बी दोज ऑफ द माइनर, उसने मना तो कर दिया कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता, पर 6 महीने का समय था, जुलाई में वो मेजर हुआ, अगस्त में वो नोटिस दे रहा, तो उसे 1 महीने के दौरान उसकी लायबिलिटी कैसी होगी, लाइक दैट ऑफ अ माइनर की मेजर, माइनर बोलो भैया, अरे जब वो पार्टनर बनना ही नहीं चाहता तो पोजीशन उसकी कैसी चल रही है अभी भी, माइनर, अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, बोलो भैया अप टू द डेट ऑफ, फिर क्या उसका शेयर लायबल होगा आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस, नहीं, उसका शेयर बाद के लिए लायबल नहीं है। तीसरा, क्या वो पार्टनर्स पे अब केस फाइल कर सकता है, हाँ कर सकता है, क्योंकि जा ही रहा है ना अब तो, ही सिवरिंग हिज कनेक्शन, बोलो ना, हाँ कि ना। और ये माइनर जो नोटिस दे रहा है ये रजिस्ट्रार को भी देना कि वो पार्टनर बनना चाहता है या
नहीं बनना चाहिए। 4 बातें रिपीट करें। पहला वापस से, पहली लाइबिलिटी बोलो, विद इन 6 मंथ ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी और ऑफ हिज ऑब्टेनिंग द knowledge that he was admitted to the whichever date is, minor has to decide whether he want to continue or to leave the firm. If he decides not to become a partner, तो उसकी पहली liability he may give that he has elected, and this notice या such notice shall determine his position as regards the firm या with the firm. अगला, his rights and liability continue up to the date of public notice will be those of the minor. सेम पोजीशन है, मन से लिखना है. दूसरा, his share will not be liable for any acts of the firm done after the date of public. और तीसरा, he shall be entitled to sue for the accounts, for the partners, for the property, for the profits. और उसको यही नोटिस रजिस्ट्रार को भी देना है कि he chooses to become a partner or not, he elect to become a partner or बोलो भैया हाँ या ना. अब अगर वो इलेक्ट करता है कि यस आई वांट टू बिकम अ पार्टनर, तो पहला झटका क्या है? पहला झटका क्या है? अगर वो खुद डिसाइड कर ले या 6 महीने बीत गए और उसने डिसाइड नहीं करा, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? तो यहाँ एक और क्या लेना है? पहली लाइबिलिटी, इफ ही फेल्स टू गिव अ पब्लिक नोटिस ही शैल बिकम अ. अब से जैसे 6 महीने बीते तो इंग्लिश वर्ड ऑन द, अपने आप ही क्या बन जाएगा? पार्टनर. तो दो बातें, या तो आप चूज कर लो या नोटिस दे दो. आपने नोटिस नहीं दिया तो भी आप क्या मान लिए जाओगे? तो अब आगे इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? इफ द माइनर बिकम्स ऑन हिज ऑन या बाय हिज फेलियर, या तो खुद बन गया या 6 महीने में नोटिस नहीं दे पाया इसलिए पार्टनर बन गया. तो वापस से, इफ द पार्टनर बिकम्स अ पार्टनर ऑन हिज ऑन विलिंगनेस, खुद की इच्छा पर, और ऑन फेलियर टू गिव द पब्लिक नोटिस विद इन 6 महीने में नोटिस नहीं दे पाया, तो पार्टनर अपने आप हो गया. या तो खुद चूज कर लो, मना कर दो, चूज भी नहीं कर रहे हो, नोटिस भी नहीं दे रहे हो, तो 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे? पार्टनर. हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होंगी? देखो, पहला, ही विल बिकम पर्सनली लायबल. कब से? शुरू से. पढ़ो लाइन, कब से लायबल? सिंस ही वॉज एडमिटेड टू द. आज से लायबल नहीं है वो, जब से उसका शेयर क्रिएट हुआ था बेनिफिशियरी के तौर पर, तब से लायबल है. तो पहली लायबिलिटी सेक्शन 37 बोलता है ही बिकम्स पर्सनली लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स. और कब से लायबल? अभी से कि शुरू से? सिंस ही वॉज टू द बेनिफिट्स ऑफ, बोलो मालिक, सिंस ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्ट, तब से लायबल होगा. फिर उसका शेयर क्या होगा? प्रॉपर्टी और प्रॉफिट में सेम. तो क्या रहेगा? हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स रिमेन्स द टू विच ही वॉज. तो बोलो पार्टनर माइनर के तौर पर आप दो बातें बोल रहा हूँ, नॉट टू बिकम या टू बिकम. नॉट टू बिकम में लायबिलिटी पब्लिक नोटिस देने की है बस. नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाओगे? पार्टनर. तो दे ही देना. दूसरी राइट्स लायबिलिटी क्या है? कंटिन्यू. कब तक है? ये कंटिन्यू हो गई अप टू द डेट. इसके बाद के लिए लायबल नहीं है, और अभी वो केस भी फाइल कर सकता है. अगर वो इलेक्ट करता है खुद तो बेटर है, नहीं करता है तो ऑन हिज फेलियर ही बिकम्स द पार्टनर. ये उसकी पहली लायबिलिटी है. वो खुद अगर चूज करे बढ़िया, के फेलियर पे वो पार्टनर बन जाए, तो दोनों केस में राइट्स और लायबिलिटीज क्या होंगी? पहला, वो सारे एक्ट्स के लिए लायबल होगा सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द. दूसरा, हिज शेयर, उसका राइट भी बता दिया. ये लायबिलिटी थी, ये क्या थी? लायबिलिटी. ये क्या था? राइट. सेम रहेगा. एक एक राइट है, एक लायबिलिटी एक राइट है, बस लिख दोगे क्या? और कितना लिखना है? जितना वो पूछे. अगर वो बोल रहे हैं आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी लिखो, तो ये सब लिखना. वैसे इतना बड़ा नहीं आता, पूछते एक चीज है, कोई केस पूछ लेते हैं या फिर वो. बोलिए मालिक, फटाफट से कमेंट करें. बहुत इजी आंसर है. माइनर के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. आते ही रहता है इसमें से कुछ ना कुछ. बोलिए भैया, कमेंट करें. आप भी बोलें फटाफट. नेक्स्ट, फिर राइट्स एंड ड्यूटीज है, जो डायरेक्टली कभी आई नहीं है कि बहुत सारी ड्यूटीज आपसे एक साथ पूछ लियो. नॉन माइंड का हुआ तो एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं यार. कौन सा जैन साहब? कौन सा फर्स्ट केस बेटा? फर्स्ट केस कौन सा जैन साहब?
फर्स्ट केस कौन सा बेटा? ये समझ लें जरा सा, 1 जुलाई को आप मेजर हो गए, तो या तो यहाँ से 6 महीने में डिसाइड कर लेना, या आपको ये बात बताई ही 15 अगस्त को गई थी, 15 अगस्त से 6 महीने में डिसाइड कर लेना कि आप पार्टनर बनना चाहते हो, या whichever date is लेटर। आपने 6 महीने बीत गए और कोई नोटिस नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से क्या हो जाओगे? पार्टनर। आपने नोटिस दे दिया कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता, तो ये आपकी राइट्स और लायबिलिटी है। आप लायबल कब तक रहोगे? अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। आपका शेयर पब्लिक नोटिस के बाद लायबल नहीं होगा, और आप पार्टनर्स पे प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी की केस फाइल कर सकते हो। अगर आप बोलते हो कि मैंने नोटिस दे दिया, मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, या 6 महीने बीत गए पब्लिक नोटिस नहीं दी, एक लायबिलिटी, यू विल बी लायबल सिंस यू वर एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, और एक राइट सेम। क्या राइट? वही प्रॉपर्टी प्रॉफिट्स का शेयर क्या रहेगा? सेम। बोलो ना, बोलिए मालिक। यस, समझा दिया जैन साहब, है ना? एक बार और देखिएगा। चलिए, ड्यूटीज में इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए जो है, वो कुछ ड्यूटीज जो आप रैंडमली याद करोगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉट टू क्लेम रेम्यूनरेशन जब तक कि एग्रीमेंट में ना लिखा हो। टू टेक पार्ट डिलीजेंटली, ये एक एक लाइन आपको याद करना। डिलीजेंटली का मतलब सावधानी पूर्वक, केयरफुली, कि लापरवाही से। कैसे काम करना है? लापरवाही से कि सावधानी से? सावधानी से। तो राइट्स एंड ड्यूटीज का सेक्शन 9 शुरू होता है। पहली ड्यूटी बहुत सिंपल है, फर्म का बिजनेस कैसे करना है? ग्रेटेस्ट कॉमन, जस्ट एंड, बोलो ना, और शुड रेंडर ट्रू अकाउंट्स टू ऑल दी अदर पार्टनर्स, शुड गिव फुल इन्फॉर्मेशन टू ऑल दी अदर। ये 3 काम नॉर्मल है अपने के। फ्रॉड की वजह से फर्म को नुकसान हुआ, तो उसकी क्या ड्यूटी है? टू इंडेमनीफाई फॉर कॉज्ड बाय द फ्रॉड ऑफ अ पार्टनर टू द फर्म। फर्म का इंडेमनिफिकेशन करे। जनरल ड्यूटीज बोलो पहली, टू अटेंड डिलीजेंटली, दूसरा नॉट टू क्लेम, तीसरा नॉर्मल ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट अनलेस अदरवाइज एग्रीड। लिखते जाए हर जगह। भाई कोई प्रॉफिट में ही पार्टनर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जरूरी है वो आधा लॉस झेलेगा? जरूरी है हमेशा लॉस इक्वली होंगे? कि कोई रेशो भी बनाया जा सकता है? तो ये जो लाइन है, ये तो इक्वली इक्वली कर रही है। फिर क्या लिखना चाहिए हर लाइन के बाद? तो देखिए, इसीलिए क्या लिखा है शुरू में ही, यहीं पे क्या लिखा है ये हर पॉइंट पे? अनलेस अदरवाइज। तुमने बोल दिया डिलीजेंटली काम करे, ये तो स्लीपिंग पार्टनर ये बोल रहा है कैसी कंडीशन है, मैं तो काम ही नहीं करूंगा, इसलिए क्या लिखा? अनलेस अदरवाइज एग्रीड। रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं, मांग रहा है रेम्यूनरेशन, कहाँ लिखा है ऐसा? तो पार्टनरशिप एक्ट बहुत क्लियरली बोल रहा है कि किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन का अधिकार। अब आप देना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट में लिख दो ना, कि नहीं लिखना पड़ेगा? तो पार्टनरशिप अपने रूल बता रहा है, आप चाहो तो उसको एग्रीमेंट से चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? टाइटल पढ़े सबसे पहला, टू अटेंड diligently, not to claim, for taking part in the conduct of the business, to contribute, to indemnify the, जो आपके विलफुल नेग्लेक्ट की वजह से हुआ, जानबूझ के यहाँ हो गया तो अलग बात है। फिर टू होल्ड फर्म प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस पर्पस की पर्सनल पर्पस। फिर टू अकाउंट फॉर एंड पे फॉर पर्सनल प्रॉफिट, इस पे केस भी आया था, पे केस भी आ सकता है। वो पूछ रहे हैं कि एक पार्टनर ने पर्सनल प्रॉफिट कमाया, कमेंट, तो अपन बोलेंगे भैया अगर किसी पार्टनर ने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया, किसके लिए? खुद के लिए। कौन से ट्रांजेक्शन से? फर्म के ट्रांजेक्शन से। या यूज ऑफ प्रॉपर्टी किसकी की? फर्म की। या बिजनेस कनेक्शन किसका यूज किया? तो उसकी क्या ड्यूटी है कि जो भी पर्सनल प्रॉफिट किया था उसको अकाउंट फॉर कर दे वापस, किसको? फर्म को। और पे कर दे किसको? तो ये क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है अकेला, यही लिखना है तो कि इफ एनी पार्टनर डिराइव्स प्रॉफिट फ्रॉम द फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम, पहला, एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, दूसरा, फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन ऑफ दी, तो ही शाल अकाउंट फॉर एंड पे फॉर। तीसरा एक और लो, ये पहली सिचुएशन, ये दूसरी सिचुएशन, और ये तीसरी, उसने फर्म का नाम यूज करके पैसा कमाया।
तो पर्सनल प्रॉफिट अर्न करा तो क्या करना पड़ेगा, अगेन अकाउंट फॉर एंड पे। पर्सनल प्रॉफिट अर्न करने की परमिशन होती है क्या, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड में पढ़ा था ना, रोक सकते हैं पार्टनर को सेम बिजनेस करने से, फाइल ही इज अ पार्टनर, पढ़ा था ना। अगला, टू पे एन अकाउंट फॉर द पर्सनल प्रॉफिट फ्रॉम कॉम्पिटिंग बिजनेस से भी वही सेम। इफ एनी पार्टनर्स क्या कर रहा है, कैरीज ऑन एनी बिजनेस जो कैसा है, सेम नेचर एंड कॉम्पिटिंग विद दैट ऑफ दी, ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे द सेम। ये एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड की पॉइंट है क्या, बोलिए मालिक, फटाफट से कमेंट करें, लाइक करें, बताएं, बोलो। ये 6 ड्यूटीज है, टाइटल से बनाना आना चाहिए बेटा। अनलेस अदरवाइज एग्रीड के साथ हर सेंटेंस शुरू कर देना, या ऊपर ही लिख देना, अनलेस अदरवाइज एग्रीड द पार्टनर हैज द फॉलोइंग ड्यूटीज। सेक्शन लिख पाओ तो ठीक, नहीं लिख पाओ तो कोई वादा नहीं। राइट्स बोले, पहला राइट, राइट टू टेक पार्ट, राइट टू टेक पार्ट, बोलो। दूसरा, राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए तो कैसे डिसाइड होगा, नॉर्मल बिजनेस डिसीजन मेजोरिटी से होंगे, लेकिन किसी पार्टनर को एडमिट करना है, सबसे पूछ के होगा, तो ना। नो चेंज में बी मेड इन द नेचर विदाउट द कंसेंट ऑफ, बिजनेस को बदलना है सबसे पूछ के करना पड़ेगा, पार्टनर को एडमिट करना है सबसे पूछ के करना पड़ेगा, माइनर को बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करना है सबसे पूछ के करना पड़ेगा। नॉर्मल बिजनेस डिसीजन मेजोरिटी से कर सकते हैं। राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स, चाहे एक्टिव पार्टनर हो चाहे एक्सेस कर सकता है और कॉपी भी करा सकता है। बस इस राइट का यूज कैसा होना चाहिए, बोनाफाइड, मेलाफाइड नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअली राइट्स आ जाते हैं जन्म जी कभी कभी। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड, बोलो ना। नेक्स्ट, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये तीनों बातें होनी चाहिए तो इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये अलग से आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कब करेंगे हम। पहला, देयर इज एन, किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट ब्याज कब दिया जाएगा, व्हेन ऑल दी 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। पहला, देयर इज एन, और उसी बिजनेस की ये प्रैक्टिस है, जिस तरह की पार्टनरशिप में आप एंटर हो रहे हो उसका चलन है, ये में ऐसा ही होता है, तो फिर आप बोल सकते हो नॉर्मल प्रैक्टिस है, देना पड़ेगा तो भैया। दूसरा, एनी, या ट्रेड या कस्टम है उस बिजनेस का, या कोई लीगल या स्टेचुटरी प्रोविजन है। 3 कंडीशन बोले। इफ अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द फॉलोइंग 3 कंडीशन मस्ट बी देयर, बोलो भैया। There is an express agreement to that effect or practice of that particular partnership or any statutory provision to that effect, बोलिए भैया हाँ कि ना। और ये इंटरेस्ट जो पे होगा काय में से पे होगा, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, बोलो भैया। नेक्स्ट, राइट टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन, अगर किसी पार्टनर ने कोई पेमेंट या एडवांस दिया है बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल की, कैपिटल एडवांस किसको बोलेंगे, जो कैपिटल से हट गया की कैपिटल है, कैपिटल से हटके तो ही तो एडवांस होगा। तो हमको पैसे की जरूरत थी, आपने बोला मैं दे देता हूँ, मेरे को ब्याज दे देना, एक्स्ट्रा अमाउंट दिया आपने, कुछ दे सकते हैं। अ पार्टनर मेकिंग एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही हैज एग्रीड टू कंट्रीब्यूट सब्सक्राइब इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट कितना, 6%। अगर आप ये ब्याज नहीं देना चाहते तो एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा, उल्टा है ना। लॉ तो अपनी लैंग्वेज बोल रहा है कि 6% ब्याज दे सकते हैं, पढ़ा भी है आपने, बोलो ना। नेक्स्ट, राइट टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यस, का राइट है कि जब तक वो हानि बोले, सारे पार्टनर हानि करते तब तक कोई नया पार्टनर एडमिट। तो क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इन द विदाउट द कंसेंट ऑफ। अब ये क्या लिखा है बीच में, टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30। सेक्शन 30 किसका था दादा, माइनर का था, याद करो, वहां पे पूछूंगा थोड़ी ना ऑटोमेटिक पार्टनर बनेगा वो। अगर वो बेनिफिशियरी था तो 6 महीने में नोटिस देके ऑटोमेटिक पार्टनर बनेगा कि पूछोगे, तो रोक थोड़ी नहीं सकता। इसीलिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन, सेक्शन 30 को छोड़ के किसी भी पार्टनर को एडमिट करना तो बिना सबसे पूछे आप एडमिट मत करना, बोलो हाँ कि ना। तो 2 चीजें हो गई, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्जेक्ट टू सेक्शन 30। नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इन द विदाउट द कंसेंट ऑफ। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि 2 लोग बोल देंगे तो पार्टनर आ जाएगा कोई भी, तो ठीक है, फिर बात अलग है। तो इसीलिए लिखा सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, बोलो मालिक हाँ कि ना।
उसका राइट है, रिटायर हो सकता है, उसका राइट है, उसको आप बाहर नहीं कर सकते डायरेक्टली। बोलो, उसका राइट है, वो क्या कर सकता है आफ्टर दी रिटायरमेंट, वो चाहे तो कर सकता है। उसका राइट है कि वो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट भी शेयर, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। और उसका राइट है कि वो फर्म को डिसॉल्व भी करवा सकता है। बोलिए मालिक, हाँ कि ना। तो दो इंपॉर्टेंट ड्यूटी देखी हमने। सबसे इंपॉर्टेंट हमने उसका ड्यूटी देखा टू पे एन अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट, दूसरा देखा टू पे एन अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट फ्रॉम कॉम्पिटिंग बिजनेस। तो अलग अलग वर्ड थे, यहाँ था कॉम्पिटिंग बिजनेस वर्ड था, यहाँ था ट्रांजेक्शन्स ऑफ द फर्म। दोनों का सेक्शन 16 ही है, एक का ए है एक का बी है, 16 है 16। बोलो, मेन ड्यूटी एक बार हो, टू अटेंड diligently, not to claim remuneration, to contribute equally, to indemnify the firm, to hold and use the firm's property for the business की personal business। पास तो यही हो गए, और दो अकाउंट फॉर एंड पे वाले हो गए। बोलिए मालिक फटाफट से। सब्सिक्वेंट प्रॉफिट कल पढ़ेंगे जैनम शाह जी, कल के वीडियो में आएगा ये पॉइंट। राइट्स बोलो, पहला राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट, दूसरा राइट टू एक्सप्रेस, मेजोरिटी होगा अगर डिस्प्यूट या डिफरेंस आते हैं तो, पर नेचर ऑफ बिजनेस बदलना हो बिना सबसे पूछे नहीं होगा। तीसरा राइट टू हैव एक्सेस एंड कॉपी ऑफ द बुक्स, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन, लेकिन उसके लिए कंडीशन। मेन वर्ड एक्सप्रेस एग्रीमेंट, प्रैक्टिस ऑफ दैट पार्टनरशिप, ट्रेड और कस्टम टू दैट इफेक्ट, स्टैट्यूटरी प्रोविजन। बोलो भैया, राइट टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन एट द रेट 6% पर एनम। बोलो मालिक, इफ यू मेकिंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल he has agreed to contribute, मन से लिखना है। राइट टू बी इंडेमनीफाई, अगर उसको नुकसान हुआ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फर्म का काम करते हुए। नेक्स्ट, राइट टू प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसके अलावा राइट टू रिटायर, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, मन से भी लिख सकते हो दो दो लाइन। बोलिए भैया, राइट टू एक्सपेल इंपॉर्टेंट है, ये भी कल पढ़ेंगे हम कल के लेक्चर में। इतना आप याद करें, कल यहाँ से हम रिटायरमेंट, डेथ और एक्सपल्शन के इंपॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए यूनिट 2 के। तो कल यूनिट 2 अगर एंड हो जाता है तो हम यूनिट 3 हाथों हाथ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म स्टार्ट करें। क्लियर है मालिक? क्लियर है मालिक? बोलिए दादा। तो ये बहुत इजी है, इसमें से भी 10-12 मार्क्स का पार्ट आता है, छूटना नहीं चाहिए, इजी है क्योंकि। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मुलाकात होती है आपसे एक और इंटरेस्टिंग पार्ट के लिए। कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और जोश के साथ पढ़ते रहिए। मुश्किल से कुछ समय बचा है हमारी फाइनल एग्जाम को। ध्यान रखिए मालिक अपना। राधे राधे।